चारों सहेलियां एडवेंचर के नाम पर एक डरावना खेल खेलना शुरू कर देती हैं और होटल राजमहल के रूम में आत्मा को बुला लेती हैं। उस आत्मा के अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के बाद अनन्या पूछती है, विधि के फ्यूचर में क्या होने वाला है वो बताओ। अनन्या का सवाल आते ही ouija बोर्ड पर हार्ट की शेप का इंडिकेटर अपने आप घूमने लगता है। पहले डी, फिर ई, फिर ए, उसके बाद आता है टी और लास्ट में वो रुकता है एच पर। ये देख विधि बोलती है, डेथ? ये क्या मजाक है? जरूर तुम में से किसी ने किया ना ये? तुम लोग मुझे जानबूझकर डराना चाहते हो ना? विधि को डरता हुआ देखकर उसे समझाते हुए सभी ने कहा, अरे नहीं यार, हमने कुछ नहीं किया। हम क्यों करेंगे ऐसा मजाक? और तू इतना घबरा क्यों रही है? हो सकता है सवाल समझने में कुछ गलती हो गई हो। तभी अनन्या ने कहा, चलो मेरा फ्यूचर पूछते हैं। वापस से हार्ट की शेप का इंडिकेटर वही बात दोहराता है और सबकी उंगलियां चलकर डेथ पर रुक जाती हैं। ये देखकर सभी लड़कियों के होश फाख्ता हो जाते हैं। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगती हैं और वो डर कर एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। तभी अचानक से रूम के पर्दे अपने आप हिलकर एक तरफ हो जाते हैं। ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आता है। खिड़कियां दरवाजे बजने लगते हैं। रूम में रखे पानी के गिलास अपने आप कांपने लगते हैं। रूम में पड़ा सारा सामान इधर उधर गिरने लगता है। पूरे रूम का माहौल एकदम से बहुत डरावना हो जाता है। बाहर खड़े विशाल और दिव्या भी ये सब देखकर बहुत घबरा जाते हैं। अगले ही पल अनन्या ने थोड़ा घबराते हुए कहा, यार मुझे यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इस बकवास गेम को बंद करो और प्लीज चलो यहाँ से। तभी अनन्या के इतना कहते ही किसी अदृश्य शक्ति ने अनन्या को बालों से खींचकर उसे हवा में उठा लिया। अनन्या दर्द में कराहने लगी और वहीं सभी लड़कियां अनन्या को यूं हवा में झूलता हुआ देखकर दहशत में कांपने लगी। हम कुछ कर क्यों नहीं रहे? ऐसे में तो ये लोग मर जाएंगे। दिव्या ने लगभग चीखते हुए विशाल से कहा। दिव्या की बात सुन विशाल ने दिव्या से कहा, पहले देखने तो दो कि इनके साथ हुआ क्या है, तभी तो हम इनकी मदद कर पाएंगे। तब दिव्या हाँ में सर हिलाते हुए सामने की तरफ देखने लगती है। इतनी देर में अनन्या धड़ाम से जमीन पर गिरती है। बाकी की तीनों लड़कियां अनन्या की मदद के लिए उसके करीब भागती हैं, लेकिन तभी विधि के पैरों से कोई उसे जोर से खींचता है। विधि जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ। लेकिन पलक झपकते ही एक अदृश्य शक्ति विधि को बुरी तरह से घसीटते हुए बाथरूम के अंदर ले जाती है और धड़ाम की आवाज के साथ बाथरूम का दरवाजा बंद हो जाता है। ये सब देखकर बाहर अनन्या, अलीशा और वेदिका के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो तीनों जल्दी से बाथरूम की तरफ भागती है और जोर जोर से विधि का नाम चिल्लाते हुए दरवाजा पीटने लगती है। खोलो खोलो, दरवाजा खोलो। लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। अंदर से विधि के चीखने और दर्द में तड़पने की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं और कुछ ही देर में उसकी आवाज आनी जैसे थम सी जाती है। तभी एक भयानक हंसी अंदर से सुनाई देती है और बाहर खड़ी तीनों लड़कियों की रूह कांप जाती है। तभी
चरमराहट की आवाज करता हुआ बाथरूम का दरवाजा अपने आप से खुल जाता है। तीनों लड़कियां धीमे धीमे अंदर जाती हैं और अंदर का नजारा देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं, क्योंकि अंदर विधि की लाश पानी से भरे बाथटब में तैर रही होती है। वो तीनों दहशत में जोर जोर से रोने लगती हैं। मैंने कहा था ना मत करो, ये सब बहुत खतरनाक चीजें होती हैं। अलीशा ने गुस्से में कहा। अलीशा के इतना कहते ही अचानक अलीशा को एक जोरदार धक्का लगा और वो जाकर सीधा सामने लगे आईने से टकरा गई। पूरा शीशा चकनाचूर हो गया और अलीशा खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गई। अलीशा दर्द में बुरी तरह से कराहने लगी। इससे पहले कि वेदिका और अनन्या अलीशा को जाकर उठा पाती, तभी अदृश्य शक्ति ने अलीशा को उठाकर रूम की बैल्कनी से 9वें माले से नीचे फेंक दिया। नीचे जमीन पर गिरते ही अलीशा का सर फट गया और जमीन पे खून ही खून फैल गया। अलीशा को गिरा देखकर वेदिका और अनन्या जोरों से चीख पड़ी और इसी बीच में उन्होंने देखा कि ओइजा बोर्ड पर हार्ट शेप इंडिकेटर अपने आप चलने लगता है और बनता है TEATH, डेथ। वेदिका ने हिम्मत जुटाकर उस आत्मा से पूछा, तुम कौन हो? चले जाओ यहां से प्लीज। हमें अकेला छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो हमें। तभी कमरे के चारों तरफ से वही खतरनाक हंसी की आवाज आने लगती है। इतनी देर में सामने की ओर से वेदिका को किसी ने जोर से धक्का मारा और वेदिका बिस्तर पर जाकर गिर गई। वेदिका के बिस्तर पर गिरते ही सामने की दीवार पर खून से उभर कर लिखा जाता है, तुमने मुझे बुलाया है, लेकिन अब मैं तुम्हें लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। देखते ही देखते एक एक करके वेदिका के कपड़े फटते और उतरते चले जाते हैं और वो अदृश्य शक्ति वेदिका का शारीरिक शोषण करती है। वेदिका के शरीर पर जख्म भी उभरने लगते हैं और वेदिका दर्द में जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन वो आत्मा किसी भी तरीके से उस पर नरमी नहीं बरतती। पूरा बिस्तर जोर जोर से हिल रहा होता है, बिस्तर पर खून फैलने लगता है और ये सब देखकर अनन्या की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो इतना ज्यादा दहशत में आ जाती है कि वेदिका की मदद के लिए अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती। वहीं अंदर का नजारा देखकर बाहर विशाल और दिव्या की रूह भी कांप जाती है। पलक झपकते ही वो अदृश्य आत्मा वेदिका को बेडशीट की मदद से पंखे पर लटका देती है। वेदिका खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार चली जाती हैं और वेदिका हवा में छटपटाने लगती है। अचानक से अनन्या वेदिका की मदद करने के लिए उसके करीब जाती है और उसके पैरों को पकड़कर उसको सहारा देने लगती है। तभी अदृश्य शक्ति उसे जोर से उठाकर सामने की दीवार पर पटक देती है। अनन्या फर्श पर गिर जाती है। देखते ही देखते उसकी सांसें चलनी बंद हो जाती हैं और उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। अनन्या यह देखकर जोर से चिल्लाती है और वहीं बाहर खड़ी दिव्या अपनी आंखों पर अपना हाथ रख लेती है। एक पल के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा हो जाता है, हवाएं चलनी बंद हो जाती हैं और अनन्या दहशत में इधर उधर देखने लगती है। अनन्या को अपनी दिल की धड़कन भी सुनाई देने लगती है और अचानक कमरे का दरवाजा खुद से खुल जाता है। अनन्या को एक पल के लिए लगता है
कि शायद वो अदृश्य आत्मा वहां से चली गई हो और वो भागकर कमरे से बाहर जाने की कोशिश करती है कि तभी उसके मुंह पर दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो जाता है। अनन्या जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगती है। बचाओ, बचाओ मुझे प्लीज, कोई दरवाजा खोलो। लेकिन तभी अनन्या को महसूस होता है कि दरवाजे के नीचे से कोई पानी नुमा चीज अंदर आ रही है। अनन्या जैसे ही हाथ से उसे छूकर सूंघती है तो उसके मुंह से शब्द फूटते हैं, केरोसिन। पलक झपकते ही कमरे में आग लग जाती है और अनन्या उसमें झुलसने लगती है। आग में उसका शरीर बुरी तरह से पिघलने लगता है और वो पूरे कमरे में इधर उधर गिरने लगती है। पूरे होटल राजमहल में उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। ये देखकर दिव्या डर के मारे कांपने लगती है और विशाल उसको संभालने की कोशिश करता है। उसी वक्त कमरे में एक भयानक हंसी तैरने लगती है और एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, मैंने अपना बदला पूरा कर लिया। इन चारों लड़कियों को यही सजा मिलनी चाहिए थी। ये सब देखकर विशाल को समझ में आ जाता है कि अब उसे अगली कौन सी आत्मा को आजाद करवाना है। विशाल तुरंत वहां से मुड़कर नीचे रिसेप्शन की तरफ जाने लगता है और दिव्या भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। दिव्या ने विशाल से कहा, ये सब हमें क्यों दिख रहा था? वो लोग हमें क्यों नहीं देख पा रहे थे और हमने उनकी मदद क्यों नहीं की? विशाल दिव्या का सवाल सुनकर हैरानी से उसकी ओर देखता है। ये सब 7 साल पहले हो चुका है, इसीलिए वो लोग हमें नहीं देख पा रहे थे। अब हमारा काम है उनकी उन भटकती आत्माओं को यहां होटल राजमहल से आजाद करवाना, जो यहां फंसी हुई हैं। विशाल की बात सुनकर दिव्या विशाल से कहती है, आजाद करवाना? पर हम वो कैसे करवाएंगे? दिव्या की बात सुनकर विशाल कुछ देर खामोशी के बाद कहता है, हमें भी वही काम करना पड़ेगा जो उन लड़कियों ने किया। विशाल का जवाब सुनकर दिव्या चौंक जाती है और विशाल से कहती है, पागल हो गए हो क्या? अगर हम उस आत्मा को बुलाएंगे और उसने हमें भी मार दिया तो? विशाल दिव्या को समझाते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। विशाल और दिव्या बहस कर ही रहे होते हैं कि अचानक दीवार पर लगी घड़ी की टन आवाज से पूरा होटल एक बार फिर से गूंज उठता है। आग की लपटें चारों ओर फैलने लगती हैं। हर जगह से जलने की बदबू आने लगती है। लोगों की आवाजें, बच्चों के रोने की आवाज से पूरा होटल गूंज उठता है। ये देखकर विशाल दिव्या से कहता है, दिव्या चलो, 3:30 हो चुके हैं, अब हमें यहां से जाना होगा। होटल को जलता देख दिव्या हैरान हो जाती है और विशाल से कहती है, तुम सच कह रहे थे विशाल, ये होटल फिर से जलने लग गया। दिव्या की बात सुनकर विशाल कहता है, हाँ, जलने लग गया और अपनी जान बचानी है तो यहां से चलो, वरना ये होटल हमें भी जलाकर राख कर देगा। इतना कहकर विशाल और दिव्या रिसेप्शन से दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं और उनके पीछे होटल राजमहल अपने सारे राज खुद में दफन किए आग की लपटों की आगोश में समा रहा होता है। बाहर आते ही विशाल ने दिव्या को कहा, ओके दिव्या, बाय, चलो अब मैं चलता हूं। कल मिलेंगे फिर से रात 11 बजे होटल राजमहल में। विशाल को जाता देखकर दिव्या ने विशाल को आवाज दी और कहा, अरे 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
दिव्या की आवाज सुनकर विशाल ने पीछे मुड़ते हुए दिव्या से कहा, हाँ बोलो, क्या बात है? दिव्या ने हिचकिचाते हुए विशाल को जवाब दिया, वो एक्चुअली, क्या मैं तुम्हारे साथ मल्लिका के घर पर रह सकती हूँ प्लीज? दिव्या की बात सुनकर विशाल ने कहा, तुम तो किसी दूसरे होटल में रहने चली गई थी ना? विशाल की बात सुनते ही दिव्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वो एक्चुअली मैंने तुमसे कहा तो था, लेकिन मुझे अकेले में बहुत डर लगता है विशाल। कल पूरे दिन में भी मुझे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती रही थी, और कल मैं तुमसे पहली बार मिली थी, और ऐसे किसी स्ट्रेंजर के साथ रुकना भी मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। पर अब मैं तुमको अच्छे से जान चुकी हूँ, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। दिव्या ने अपनी बात आगे कहते हुए कहा। दिव्या की बात सुनकर विशाल ने दिव्या की बात को समझते हुए कहा, ठीक है चलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विशाल की बात सुनकर बंसी ने विशाल के कानों में कहा, अब ये क्यों आएगी हमारे साथ? अरे यार, 3 लड़कों के बीच में एक लड़की। बंसी की बातें सुनकर विशाल बंसी को कहता है, तुम चुप रहो बंसी, और चुपचाप अपना काम करो। इस तरह बंसी से बातें करता देख दिव्या को थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि दिव्या को बंसी दिख तो रहा नहीं होता। इसीलिए दिव्या विशाल से कहती है, विशाल, तुम बीच बीच में बातें किससे करने लगते हो? दिव्या की बातें सुनकर विशाल दिव्या को टालते हुए कहता है, अरे कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही, तुम चलो, हम घर चलते हैं। इतना कहकर विशाल और दिव्या मुरली और बंसी के साथ मल्लिका के घर की तरफ निकल जाते हैं। घर पहुंचते ही उस घर को देखकर दिव्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं, और दिव्या बड़बड़ाती हुई कहती है, इतना बड़ा घर, बाप रे, तुम्हारी मालकिन मल्लिका सच में बहुत अमीर है। विशाल दिव्या की बातों को इग्नोर करता हुआ आगे अपने कमरे की ओर चला जाता है। विशाल सोने वाला होता है कि अचानक दिव्या की चीख से हड़बड़ाकर उठकर बैठ जाता है। विशाल तुरंत दौड़ते हुए आवाज की दिशा में जाता है, और वहां सामने का नजारा देखकर हैरान हो जाता है। सामने दिव्या बेड पर डरी हुई सी खड़ी होती है। दिव्या विशाल को देखकर इशारा करती हुई कहती है, वो वहां बाथरूम में कोई है। दिव्या की बात सुनकर विशाल बाथरूम की तरफ जाता है, और वहां मुरली और बंसी को देखकर हैरान हो जाता है। विशाल ने उन दोनों से कहा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? विशाल के बातों का जवाब देते हुए मुरली ने कहा, इस लड़की को डराने में मजा आ रहा था, इसलिए हम इसको डरा रहे हैं। मुरली और बंसी की बातें सुनकर विशाल ने कहा, ओह, जाओ जाओ तुम लोग यहां से, और परेशान करना बंद करो इसको, वरना मैं मल्लिका से तुम दोनों की शिकायत कर दूंगा। बाहर आकर विशाल ने दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम सो जाओ, कोई परेशान नहीं करेगा तुम्हें। और विशाल वहां से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। विशाल जब से होटल राजमहल से आया होता है, वो बहुत परेशान होता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो इन आत्माओं को कैसे आजाद करवाए। अगर वो उस गेम को खेलता है तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तभी दिव्या विशाल और अपने लिए दोपहर का खाना बनाकर लाती है। विशाल घर का खाना देखकर बहुत खुश हो जाता है और खाने पर टूट पड़ता है। वो दिव्या की तारीफ करता हुआ कहता है, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। दिव्या विशाल को इस तरह खाना खाता हुआ देखकर मुस्कुराने लगती है। रात के 11 बजते ही विशाल और दिव्या
एक बार फिर से होटल राजमहल के रिसेप्शन डेस्क पर खुद को खड़ा पाते हैं। रूह को कपा देने वाली ठंडी हवाएं, वो अजीब सी आवाजें, खिड़कियों की आवाज, दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज, ये सब देखकर दिव्या के माथे से पसीना आने लगता है। आज ये होटल राजमहल मुझे पहले से ज्यादा डरावना लग रहा है, दिव्या ने विशाल से कहा। दिव्या और विशाल बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक फिर से उन्हीं 4 लड़कियों का ग्रुप हंसता मुस्कुराता हुआ रिसेप्शन डेस्क के पास आता है और चाबी लेकर अपने कमरे की तरफ निकल जाता है। उन लड़कियों को देखकर दिव्या ने विशाल से कहा, ये तो वही लड़कियां हैं ना जो कल मर चुकी थी। ये आज फिर से यहां कैसे आ गई? दिव्या की बात सुनकर विशाल ने दिव्या को समझाते हुए कहा, ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक हम इन आत्माओं को आजाद नहीं करवा देते। ये इसी होटल में कैद होकर रह गई हैं। विशाल की बस इतना कहने की देर थी कि अचानक एक ठंडी सी हवा का झोंका दिव्या को छूते हुए गुजरा और दिव्या के पूरे शरीर में कपकपी दौड़ गई। दिव्या अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस कर पा रही होती है, लेकिन दिव्या विशाल से कुछ कह पाए उससे पहले ही विशाल ने दिव्या से कहा, चलो आज हमें भी वो गेम खेलनी होगी। तो क्या होगा आगे की कहानी में? क्या विशाल और दिव्या वो गेम खेलेंगे और क्या उस भयानक आत्मा से बच पाएंगे दोनों, या उसके शिकार बन जाएंगे?